हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम होली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो होली रोमन एम्पायर का जो शुरुआत है, हम इसे रोमन एम्पायर से ही मान सकते हैं। रोमन एम्पायर जो था बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जो कि लगभग आपका सेकंड सेंचुरी से लेकर फिफ्थ सेंचुरी तक था। तो ये जो होली रोमन था, ये रोमन एम्पायर यूरोप के लगभग बहुत ही ज़्यादा हिस्से में फैला हुआ था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और आज के समय में जो तुर्की है वहाँ भी फैला था। लेकिन जैसे इसमें फोर्थ सेंचुरी में हुंस का आक्रमण हुआ था, जिसे हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। तो हुंस के आक्रमण का प्रभाव ये पड़ा कि रोमन एम्पायर का जो पश्चिमी वाला हिस्सा था, वेस्ट, जिसमें वह आज के वेस्टर्न यूरोप के देश शामिल आते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी, इटली, इन सभी भागों में रोमन एम्पायर का विघटन हो गया था। लेकिन ईस्टर्न वाले भाग थे, जिसमें आज के दौर में तुर्की शामिल है और ग्रीस इसमें शामिल है, इसमें इन क्षेत्रों में हुंस के आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा, जिस कारण ईस्ट वाले हिस्से में रोमन एम्पायर जीवित रहा, जबकि वेस्ट वाले में उसकी जगह में जर्मनिक ट्राइब ने ले ली थी। तो जो राजा था, उसकी जो सीट थी, अब जब तक रोमन एम्पायर था तब तक तो रोम में था, लेकिन क्योंकि रोम में अब आक्रमण होके उसको नष्ट कर लिया गया था, तो उसने अपनी सीट हटा के अब कॉन्स्टेंटिनोपल कर दी थी, जिसे आज के दौर में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वो अपना शासन चलाने लग गया था, और इसको जो ईस्ट वाला भाग था उसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई थी कि 797 में ईस्टर्न रोमन एम्परर जो थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल सिक्स थे, जिनको उनकी माता द्वारा हटा दिया गया था, और उनकी माता ने खुद को महारानी घोषित कर दिया था। जबकि नियम ये था कि मिडिवल एज में जो चर्च था बहुत पावरफुल था, और चर्च का नियम ये था कि कोई भी जो शासन करेगा वो केवल एक पुरुष करेगा, महिला शासन नहीं कर सकती है। तो इस वजह से जो पोप था उन्होंने इनको हटा दिया, यानी इनको मानने से इनकार कर दिया। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि पोप की नज़र में अभी ईस्टर्न वाले भाग में कोई राजा रहा ही नहीं, क्योंकि वो रानी को स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से उनको एक राजा की ज़रूरत थी, और उस राजा को ज़रूरत उन्होंने सार्लेमेन, जो कि इस समय फ्रैंकिस राजा थे, जिनका हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था कि उन्होंने बहुत बड़े वेस्टर्न यूरोप के भागों में कब्जा कर लिया था, जिसे फ्रांस, जर्मनी का हिस्सा और इटली का हिस्सा भी शामिल है। ये सभी क्षेत्रों में जब उनका शासन था सार्लेमेन का, तो इसका जाहिर सी बात है वो एक कम्पिटिटिव उम्मीदवार थे, क्योंकि वो एक पावरफुल बने थे राजा थे। और तो क्या क्या लियो थर्ड ने उनको कहा कि अगर आप स्वीकार करोगे तो मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, और आपको एक रोमन राजा के तौर में आपकी आपको स्वीकार करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। ये इन्होंने पोप लियो थर्ड ने किया था सार्लेमेन को। सार्लेमेन खुश हो गए थे, उनको चाहते थे वो। तो सार्लेमेन को क्या किया, 800 AD में पोप लियो थर्ड द्वारा रोमन का राजा घोषित कर दिया गया था, रोमन एम्परर घोषित कर दिया गया था। यानी ये पहले होली रोमन एम्पायर के पहले राजा सार्लेमेन थे। अभी ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सार्लेमेन को अभी जो उन्होंने रोमन एम्परर बने थे, वो उस समय रोमन एम्परर का मतलब ये था कि पूरे रोम का एम्परर थे, यानी उसमें तुर्की भी शामिल थे। जो आज के दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल पहले था, अब तुर्की हो गया, वो भी शामिल था। लेकिन क्योंकि जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी, एरिन की, जो कि मदर, जिन्होंने अपने बेटे को हटा दिया था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर उनके बाद जो राजा बना था वो पुरुष बना था, जाहिर सी बात है। तो फिर ये दिक्कत शुरू हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि वेस्ट में तो सार्लेमेन को घोषित कर दिया गया, अब ईस्ट में फिर से एक पुरुष व्यक्ति आ गया, तो उसको भी अब एम्परर घोषित करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि दो दो राजा हो गए। वेस्ट का राजा सार्लेमेन हो गया, और ईस्ट का राजा जो भी व्यक्ति था वो हो गया। तो दो राजा यहाँ पर रहे, और दो राजे इस यहाँ पर हो गए थे। और इससे क्या हो गया कि
सार्लेमैन के बाद जो व्यक्ति आए वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, तो पोप ने उनको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी सार्लेमैन के बाद जितने भी उनके जैसे हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में कि उनके बेटे सार्लेमैन के बेटों में बंटवारा हो गया था, तो उनकी जो पावर थी वो घट गई थी काफ़ी। तो पोप ने भी उन्हें मानने से इनकार कर दिया, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 100 या 200 साल बाद एक राजा था ओटो, उसे क्या किया, पोप ने फिर से रोमन एम्पायर का राजा घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, आधिकारिक तौर में ओटो को ही फाउंडर माना जाता है। वैसे फाउंडर के हिसाब से तो 2-3 फाउंडर और माने जाते हैं, लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि होली रोमन एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो ज़्यादातर आंसर यही है कि सार्लेमैन ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। लेकिन रियल फाउंडर थे ओटो। इन्होंने ऐसी स्थापना की थी कि इनके बाद इनके बेटे जो आए वो होली रोमन एम्पायर के राजा बने रहे, यानी हेरिडेटरी इन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो क्या हुआ कि ओटो ने क्या किया था, ओटो ने होली रोमन एम्पायर को फिर से क्या किया, उसके राजा बन गए थे। और इन्होंने क्या किया, होली रोमन एम्पायर इस समय कब में जो भाग थे वो क्या थे, एक तो जर्मनी था होली रोमन एम्पायर में, यानी पूरा जर्मनी जो है यहाँ पर होली रोमन एम्पायर का भाग बना रहा। और इसके अलावा इटली का भी बहुत बड़ा हिस्सा होली रोमन एम्पायर में था। और बोहीमिया, जिसे आज के दौर में चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है, वो भी होली रोमन एम्पायर का भाग बना रहा। और किंगडम ऑफ बरगंडी जो कि 1378 तक होली रोमन एम्पायर का भाग बना रहा। यानी होली रोमन एम्पायर जो था वो उसमें सबसे बड़ा भाग जर्मनी का था, इटली का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा था और काफ़ी देर तक बना रहा। 1801 तक इटली जो है वो इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा होली रोमन एम्पायर का भाग था। और बोहीमिया जो था वो भी काफ़ी लंबे समय तक चेकोस्लोवाकिया जिसे कहते हैं वो भी था। बरगंडी थोड़ा कम समय तक रहा, क्योंकि ये कम एक समय तक इसीलिए रहा क्योंकि फ्रांस ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको हरा के अपने में मिला दिया था। बाकी जो ये थे खासतौर में इटली, बोहेमिया और जर्मनी, ये होली रोमन एम्पायर के बहुत लंबे समय तक हिस्सा बने रहे। अब यहाँ पर क्या है कि जो राजा था, ये होली रोमन एम्पायर को समझने की ज़रूरत है कि ये किस प्रकार की देश था या किस प्रकार का ये सिस्टम था। होली रोमन एम्पायर बहुत छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी ये होली रोमन एम्पायर एक डिसेंट्रलाइज स्टेट था। डिसेंट्रलाइज जो राजा था यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर था और राजा को कोई भी अपनी बात मनाने के लिए सभी को सहमत करना पड़ता था। छोटे छोटे राजा बहुत हुआ करते थे। यहाँ पर लगभग 300 छोटे छोटे राजा थे। इन सभी होली रोमन एम्पायर को अगर हम सबको जोड़े तो लगभग 300 राजा इस पूरे क्षेत्र में होली रोमन एम्पायर में थे। और ये सब ऑटोनोमस थे, यानी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। राजा दूसरा राजा इनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, ऐसे कुछ था। और कुछ राज्य बहुत बड़े थे, जैसे ऑस्ट्रिया आने वाले समय में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया इस होली रोमन एम्पायर का भाग था, वो काफ़ी बड़ा था। पर्सिया भी आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा बन गया था। तो ऐसा हिसाब था कि कुछ राज्य तो इसमें बहुत बड़े थे, कुछ बहुत छोटे छोटे, बस कुछ तो ऐसे थे कि एक महल तक ही वो सीमित थे, और कुछ बड़े थे। कुछ तो ऐसे थे कि जो चर्च के अधीन भी थे कुछ स्टेट। तो इस तरह से मतलब सेकुलर और रिलीजियस स्टेट बहुत थे इसमें होली रोमन एम्पायर में। तो इसमें क्या था, ये दिक्कत ये हो रही थी कि जो किंग था शुरुआत में, ओटो के समय की बात है। ओटो के समय में क्या हुआ था कि ओटो के लगभग कुछ जनरेशन की बात की बात है कि जो राजा था वो बिशप अपने हिसाब से चुन रहा था, जबकि पोप का मानना था कि जो भी बिशप है वो पोप का अधिकार है कि पोप ही चुने उन्हें। लेकिन राजा ये खुद अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि राजा और पोप के बीच में संबंध खराब होने लगे थे। अब संबंध खराब होने लगे थे तो राजा ने अपने आप को समझा कि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो पोप को दरकिनार कर देगा। लेकिन उसने क्या किया, पोप को एक्सकम्युनिकेट कर दिया, यानी उसने कहा कि मैं पोप को मानता ही नहीं हूँ। तो पोप ने क्या किया, उसने भी उल्टा राजा को एक्सकम्युनिकेट कर दिया। उसने भी कह दिया कि मैं इस राजा को नहीं मानता हूँ। अब जो यहाँ के छोटे छोटे प्रिंस है उनका ये दायित्व है कि वो नया राजा चुने। तो राजा को पता चला कि वाकई में ये जो छोटे छोटे प्रिंस हैं ये उस राजा से ज़्यादा पोप की बात मान रहे। तो उससे ये हुआ कि राजा को मजबूरन फिर से पोप के पास जाना पड़ा, उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाके पोप कुछ थोड़ा शांत हुआ और फिर से उस राजा को उसने
एक्सकम्युनिकेट जो किया था उसको वापस ले लिया, यानी राजा फिर से उस क्षेत्र में जो राजा की पावर थी वापस उसके पास आ गई थी। तो यहाँ पर इस जो पूरी घटना है इससे हमें दो बात सामने आती है। एक तो है कि पोप की पावर बहुत यहाँ पर ज़्यादा थी, यानी पोप जो था वो कुछ भी कर सकता था, राजा को हटा सकता था, किसी राजा को बना सकता था, इतनी पावर उसके पास थी। इसके अलावा जो प्रिंस थे उनकी पावर भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, यानी प्रिंस ही थे जिसने राजा को हटा दिया था, यानी उन्होंने पोप की बात मानी और राजा को उन्होंने हटा भी दिया था। वो तो पोप ने वापस ले लिया था अपना फैसला, तो तब जाके वो राजा वहाँ पर फिर से वापस आए हैं। तो यानी पोप और प्रिंस यहाँ पर पावरफुल थे और राजा बस नाम मात्र का राजा था यहाँ पर होली रोमन एम्पायर में। और ये पूरे लगभग आपका 1000 साल तक ये होली रोमन एम्पायर टिका रहा और 1000 साल तक यही कहानी थी इसकी कि जो राजा था वो कमज़ोर रहा और जो असली पावर थी वो छोटे छोटे जो प्रिंसेस थे, जो कि मैंने आपको बताया कि लगभग 300 के बराबर जिनकी संख्या थी, उनके पास रियल पावर थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हाँ, राजा किस आधार में राजा बनता था। ये पहले तो ये कमज़ोर क्यों रहा। अगर हम देखें, फ्रांस भी तो एक देश है और ब्रिटेन भी तो एक देश है, वो आने वाले समय में वो बहुत ताकतवर देश बन गए थे, सेंट्रलाइज हो गए थे। लेकिन ये जो होली रोमन एम्पायर थे कभी भी सेंट्रलाइज नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि शुरुआत में जो जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी तो उसके बाद जितने भी राजा है वो ज़्यादा देर तक कोई टिक नहीं पाया, यानी जो डायनेस्टी थी वो चेंज होती रही हर 50 साल में। तो कोई एक, जैसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई इस दौरान इस जो देश है होली रोमन एम्पायर को, तो इसका प्रभाव भी पड़ा। तो इस वजह से क्या है कि जब स्टेबिलिटी नहीं आती तो छोटे छोटे जो राजा होते हैं वो ज़्यादा ही अपनी शक्ति दिखाने लगते हैं। तो इस वजह यही प्रभाव के कारण ही ये जो होली रोमन एम्पायर है डिसेंट्रलाइज बना रहा। और दूसरा ये भी है कि जो राजा थी, राजा को चुनने का एक बाद में सिस्टम इन्होंने निकाल दिया था, जो कि 1356 में एक गोल्डन बुल नाम से फैसला, चार्ल्स फोर्थ जो उस समय राजा था उसने ये गोल्डन बुल ऑफ 1356 का इसने घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत उसने एक पूरा एक नियम निकाला कि किस तरह से राजा को चुना जाएगा। उस नियम ये था कि 7 लोग चुनेंगे राजा को, और 7 लोग कौन होंगे, वो 7 लोग इस होली रोमन एम्पायर के बड़े बड़े जो राजा है उनको माना जाएगा। 7 लोग में से 3 लोग धर्म के होंगे, यानी जिसे हम आर्क बिशप कहते हैं। 3 आर्क बिशप होंगे और 4 राजा होंगे। जैसे कि मैं आपको नाम भी बता देता हूँ इनके। ये जो राजा को चुनने वाले जो 7 लोग थे उनमें से एक आर्क बिशप ऑफ कोलोंग था, आर्क बिशप ऑफ मेंस, आर्क बिशप ऑफ ट्रायल। ये 3 तो क्या थे, धर्म के लोग थे। और ये 4 जो थे जिनमें काउंट प्लेटिनेट, ड्यूक ऑफ सैक्सनी, मैंग्रोव ऑफ ब्रेडेनबर्ग और किंग ऑफ बोहिमिया, ये 4 राजा थे। तो यानी 7 लोग चुनते थे और चुनने का तरीका ये था कि मेजोरिटी, यानी अगर 4 लोग राजा के पक्ष में और 3 लोग राजा के विपक्ष में तो राजा चुन लिया जाएगा, यानी मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा। और कभी कभी क्या होता था कि कभी लड़ाई होती थी मान लिए, तो इनको सस्पेंड भी कर दिया जाता था किसी को। अगर मान लीजिए कि काउंट प्लेटिनेट लड़ाए किसी दूसरे के खिलाफ, तो इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता था। जैसे शायद से 30 ईयर वार जब हो रहा था तो इसको सस्पेंड भी किया गया था, यानी अगर सस्पेंड हो जाता था तो उसकी जगह कोई दूसरा ले लेता था। लेकिन बने ये 7 ही रहे, और मुख्य तौर में ये 7 ही रहे थे। आने वाले समय में थोड़ा 1-2 ऊपर कोई हट जाता था, कोई ऐड हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर समय में ये 7 ही। ये जो प्लेटिनेट, ये सैक्सनी, ये जगह का नाम है। बोहिमिया जो आज की जगह चेकोस्लोवाकिया के जिसे कहा जाता है, ब्रेडेनबर्ग वो है जिससे पर्शिया आने वाले समय में पर्शिया बन गया था। सैक्सनी क्या है, सैक्सनी भी एक बहुत बड़ा राज्य है, प्लेटिनेट भी एक बड़ा राज्य है। तो ये 7 जो राज्य थे होली रोमन एम्पायर के, वो उनका काम था राजा को चुनने का। और 15वीं शताब्दी आते आते जो राजा था वो हैसबर्ग एक डायनेस्टी है उससे ही चुना जाने लगा, यानी जो ऐसा डेमोक्रेसी वाला हिसाब नहीं था यहाँ पर। ज़्यादातर जो रबर स्टाम्प का काम करते थे ये 7 जो इलेक्टर थे, यानी राजा का बेटा को ही ये चुनते थे ज़्यादातर, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था। कभी कभी एक
अपवाद वाला केस हो जाता था कि जैसे कभी कभी कोई डायनेस्टी बहुत कमज़ोर हो जाती है तो तभी अपनी शक्ति का फ़ायदा उठाते थे और तब किसी दूसरे को चुनने की इनके पास पावर आती थी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जैसे 15वीं शताब्दी आते आते जो यहाँ पर जो डायनेस्टी थी हैब्सबर्ग, वो काफ़ी पावरफुल थी, तो उन्होंने रबर स्टाम्प का काम किया इन 7 इलेक्टर ने। और 1806 जब इसका विघटन हो गया था तब तक ये हैब्सबर्ग ही यहाँ का राजा रहा। लगभग 400 साल तक हैब्सबर्ग ही ये इस पूरे होली रोमन एम्पायर का राजा हैब्सबर्ग डायनेस्टी से ही आता रहा। अब हम करते हैं, कुछ रिफॉर्म भी हो रहे थे यहाँ पर। रिफॉर्म के बारे में भी हमें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ रिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई राजा रिफॉर्म करने की कोशिश करता था तो जो प्रिंस थे यहाँ के वो उसका विरोध करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत रिफॉर्म यहाँ पर हुआ, जैसे कि यहाँ पर रीच स्कैमर ग्रिच यानी सुप्रीम कोर्ट होली रोमन एम्पायर की उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा रीच स्कोफेट ये भी एक कोर्ट था जो कि क्रिमिनल केस को सुनता था, और जो ये वाला ऊपर वाला कोर्ट है ये सिविल केस को सुनता था। और जो दोनों कोर्ट थे ये किसके आधार में थे? रोमन लॉ के आधार में थे। यानी ये जर्मनी ट्राइब के हिसाब से नहीं चलते थे, क्योंकि इन्होंने रोमन का जो लॉ था उसको इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा, तो उसी आधार में इन्होंने इसको अपनाना शुरू किया दिया। लेकिन कुछ ऐसे छोटे राजा थे, प्रिंस जिन्हें कहते हैं हम, वो इसको नहीं मान रहे थे। वो अभी भी जर्मनी का जो पुराना सिस्टम है, जर्मनिक ट्राइब का जो कानून का सिद्धांत है उसी आधार में चलते थे। तो वो क्या करते थे कि वो उसका विरोध भी करते थे। कभी भी राजा कोशिश करता था कि उनके क्षेत्र में भी इनको ऐसे रोमन लॉ को लागू करे, तो ये लोग जो थे कुछ प्रिंसेस उसका विरोध करते थे। तो और आर्मी का हम समझ सकते हैं कि जो होली रोमन एम्पायर की आर्मी थी वो कभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रही। यानी हर छोटा राजा की हर अलग आर्मी थी। यानी 300 अगर राज्य है तो उन 300 राज्यों की अलग आर्मी थी। कभी भी एक होली रोमन एम्पायर का कभी भी एक यूनाइटेड आर्मी यहाँ पर नहीं आ पाई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो होली रोमन एम्पायर था कितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज थे, इससे हम ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि यहाँ पर मार्टिन लूथर एक व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत की प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म की। यानी कि वो कैथोलिक धर्म भ्रष्ट हो गया था। तो कैथोलिक धर्म जब भ्रष्ट हो गया था तो जाहिर सी बात है कि उसका विरोध करने के लिए लोग उभर के आए। उनमें से एक थे मार्टिन लूथर। तो इन्होंने क्या किया, कैथोलिक धर्म का इन्होंने विरोध किया और इसकी जगह में उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की। धर्म तो नहीं कहेंगे, एक नया शाखा की शुरुआत की उन्होंने। धर्म तो क्रिश्चियनिटी था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में का एक शाखा कैथोलिक थी, पुरानी शाखा। अब एक नई शाखा जिसको जन्म मार्टिन लूथर ने दिया उसको हम प्रोटेस्टेंट नाम से जाना जाता है। तो यानी अब जो क्रिश्चियन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इससे इसी को ही प्रोसेस को हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जर्मनी भी 2 भागों में बढ़ गया। यानी जो साउथ वाला हिस्सा था और जो पश्चिम वाला हिस्सा था ये कैथोलिक मेजोरिटी रहा। यानी यहाँ के राजा जो थे वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। लेकिन जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला, ये इतना बड़ा हिस्सा, ये प्रोटेस्टेंट, यहाँ के राजा प्रोटेस्टेंट धर्म को उन्होंने अपना लिया था। यानी जो होली रोमन एम्पायर थी ये धर्म के आधार में 2 भागों में बंटना इसका शुरू हो गया था। और उसकी वजह ये थी कि मार्टिन लूथर किंग ने जब शुरुआत की थी तो उसके प्रभाव के कारण ही ये जो 2 शाखा क्रिश्चियन धर्म में जन्म हो गया था इनका, और उसका प्रभाव के कारण ये जर्मनी भी धर्म के आधार में 2 भागों में बंट गया था। जैसे नॉर्थ और ईस्ट में प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में आ गया था और साउथ वेस्ट में कैथोलिक। तो जब ये हो गया था तो जाहिर सी बात है इसका तनाव हो गई, क्योंकि 2 शाखा हो गई। तो इसी के कारण जो चार्ल्स फिफ्थ थे जो कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी के, वो क्या थे, कैथोलिक थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी उन्होंने, और उन्होंने लड़ाई में प्रोटेस्टेंट को हरा भी दिया था। लेकिन लड़ाई का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। प्रोटेस्टेंट जो थे वो अभी भी अपने धर्म को बचाए रखने में कामयाब हो गए। वो इसीलिए हो गए थे क्योंकि यहाँ से साउथ से तुर्की आक्रमण शुरू हो गया था। ओटोमन साम्राज्य जो है वो आक्रमण कर रहा था होली रोमन एम्पायर में। तो ये जो राजा था उसको ये चाहिए था कि जो अब उसका राज्य है वो कम से कम शांत रहे, और शांत रहने का एक ही
वजह थी कि उसने प्रोटेस्टेंट को कह दिया कि चलो हम तुमको मानने के लिए स्वीकार है, हम मतलब तुम अपना राज्य को अगर प्रोटेस्टेंट के हिसाब से चलाना चाहते हो तो कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी को ही हम उसने क्या किया था, पीस ऑफ ऑसबर्ग के नाम से जाने लग गया, जो कि 1555 में घोषित हुई थी। इसके तहत क्या हुआ कि जर्मनी में अब ऑफिशियल तौर में दो धर्म को मान्यता मिल गई थी, एक कैथोलिज्म और दूसरा लूथरनिज्म, यानी इसे प्रोटेस्टेंट को लूथरनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तुर्की कॉम्प्रोमाइज़ के कारण ही हुआ था, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि तुर्की आक्रमण, जिसको ओटोमन साम्राज्य का आक्रमण भी कहा जाता है, उससे बचाए रखने के लिए ही ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। इसके तहत दो धर्म को मान्यता मिल गई थी। अभी एक तीसरा धर्म भी आगे निकल के आएगा और उसको अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म है उसको प्रभाव ये पड़ गया था होली रोमन एम्पायर में। अब क्या हुआ, 30 ईयर वार भी, इसका भी प्रभाव भी पड़ेंगे। 30 ईयर वार का ये कारण, दो कारण थे इसके। पहला कारण ये था कि प्रोटेस्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ के तहत प्रोटेस्टेंट जो राजा थे उनको कुछ स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी वो अपने राज्य को प्रोटेस्टेंट सिद्धांत के हिसाब से चला सकते। लेकिन क्या हो रहा था कि जो हैब्सबर्ग के आने वाले राजा आए वो इस कॉम्प्रोमाइज़ को नहीं मान रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो कैथोलिक पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़बरदस्ती प्रोटेस्टेंट इलाके में भी कैथोलिक धर्म को बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो प्रोटेस्टेंट राजा थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई की शुरुआत कर दी उन्होंने। जैसे कि एक जगह बोहीमिया क्या था, प्रोटेस्टेंट राजा के अधीन था। तो बोहीमिया के ऊपर जब जो राजा था हैब्सबर्ग, जो कैथोलिक था, वो जब उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहा था कैथोलिक, तो उन्होंने लड़ाई घोषित कर दी। किसके खिलाफ, हैब्सबर्ग राजा के खिलाफ। और इसका दूसरा कारण ये था कि एक तीसरा धर्म था जिसे हम कहते हैं कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म एक शाखा है क्रिश्चियन धर्म की। तो ये, इसको मान्यता नहीं मिली थी पीस ऑफ एसबर्ग के तहत, ये इसको मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन कुछ राजा इसको भी अपनाने लग गए थे। तो इसका क्या सिचुएशन है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ में अभी नहीं पता था, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ में केवल दो ही धर्म को मान्यता मिली थी। तो इसका भी कारण था कि जो राजा कैल्विनिज्म को अपना रहे थे वो चाहते थे कि जैसे प्रोटेस्टेंट वालों को मान्यता मिल गई थी वैसे इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं मिली थी मान्यता, तो इन्होंने भी लड़ाई की शुरुआत कर दी। तो 30 ईयर वार जो हुआ उसकी मुख्य वजह धर्म ही है। जो धर्म का विवाद चल रहे थे वो विवाद रुकने के बजाय उसने तेज़ी पकड़ी, और तेज़ी पकड़ने के वजह से ही ये जो 30 ईयर वार, जो कि 1618 से 1648 तक चला, 30 साल तक, तभी से 30 ईयर वार कहते हैं। और इसमें जो जर्मनी लोग थे इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। लगभग 50% आबादी यहाँ पर जर्मन की मृत्यु हो गई थी उनकी। यानी जब लड़ाई शुरू हुई थी 1618 में, उसके मुकाबले 1648 आते आते 50% आबादी घट गई थी जर्मनी की, जो होली रोमन एम्पायर की। और ये लड़ी कहाँ गई थी लड़ाई, ये पूरी लड़ाई जर्मनी में ही लड़ी गई थी। यानी पूरी लड़ाई होली रोमन एम्पायर के हिस्सों के अंदर ही लड़ी गई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़ने वाले जो यहाँ पर लोग थे वो बाहर के भी थे, यानी फ्रांस वाले भी आए यहाँ लड़ने के लिए, ऊपर से डेनमार्क और स्वीडन के राजा, और मतलब सभी देशों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन ये जो लड़ी गई थी लड़ाई, ये होली रोमन एम्पायर की लैंड में लड़ी गई थी, और जो नुकसान हुआ था वो सबसे ज़्यादा इसी होली रोमन एम्पायर को हुआ था। और आखिरकार में लड़ाई ख़त्म हुई थी एक पीस ऑफ वेस्टफालिया के तहत। पीस ऑफ वेस्टफालिया एक ट्रीटी थी जिसके तहत जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन घोषित कर दिया गया, यानी कोई भी राजा या कोई भी जो सब्जेक्ट है, यानी कोई भी व्यक्ति है, उसको आज़ादी होगी, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। आखिरकार 1648 में ये घोषित हो गया था। अब ये हो गया हमारा, तो आई थिंक ये यहीं तक ही है। एक मिनट में देख लेता हूँ, क्या पता कुछ आगे भी हो। हाँ ये है ना भी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इसका मैंने जैसे कि आपको बताया कि 30 ईयर वार का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जर्मनी में, और इसी को ही इसी
के बारे में वोल्टियर एक बड़े यहाँ पर व्यक्ति थे जो कि इन्होंने काफ़ी सिद्धांत वगैरह दिए थे। तो इन्होंने यहाँ पर होली रोमन एम्पायर को कहा था कि ये ना तो होली है, ना तो ये रोमन है, ना तो ये एम्पायर है। इसी घटना के बाद अब इस घटना के बाद एक मुख्य ये भी हुआ कि हैब्सबर्ग जो राजा थे उन्होंने अब क्या किया, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट था ना, पूरा डिसेंट्रलाइज था, यानी अभी और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होने लग गया था इस लड़ाई के बाद। ये यानी जो हैब्सबर्ग राजा था वो अपने खुद को ही ध्यान देने लग गया, उसने ये क्षेत्रों के बारे में छोड़ दिया कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। अब उसने कहा कि जो मेरा क्षेत्र है बस मैं उसे बढ़ाऊँगा और अपने क्षेत्र को देखूँगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब मॉडर्न पीरियड, अब क्या होली रोमन एम्पायर का मॉडर्न पीरियड में क्या दो राज्य जो थे बहुत बड़े हो गए थे इस दौरान मॉडर्न पीरियड में। एक ऑस्ट्रिया जो कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी के अंडर था, वो पहले से ही काफ़ी बड़ा था, लेकिन दूसरा राज्य पर्शिया जो कि उभर के आया सामने, और 1740 आते आते ये लगभग ऑस्ट्रिया के बराबर ही पावरफुल हो गया था। तो इससे क्या हुआ, जर्मन ड्यूलिज्म की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये है कि जर्मन दो पावर में बढ़ गया, जर्मनी इस समय दो पावर में। और आने वाले वक्त में जब जर्मनी को यूनिफिकेशन कर रहे थे तो यही दिक्कत आ रही थी कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा उसमें राजा कौन होगा। एक जर्मनी जब आगे आने वाले टाइम में उसका राजा ऑस्ट्रिया का होगा कि पर्शिया का होगा, ये दिक्कत बनी रही। उसी को हम जर्मन ड्यूलिज्म कहते हैं। अगर ये दिक्कत नहीं होती तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कई साल पहले हो जाता, लगभग 1800 या 1848 में ही हो जाता, लेकिन ये दिक्कत बनी रही ड्यूलिज्म की, तो इसी वजह से इतना समय लग गया जर्मनी को यूनिफाई होने में। 1871 में हुआ था जर्मनी यूनिफाइड। अब क्या हुआ, 1792 में फ्रांस में लड़ाई हो गई थी शुरू, क्योंकि वहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया था। तो क्या हुआ कि रेवोल्यूशन जब फ्रांस में हो गया था तो उस रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो यूरोप के दूसरे देश थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया, और फ्रांस ने वापस इन देशों के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। क्योंकि फ्रांस शुरुआत में तो हार रहा था, लेकिन फ्रांस ने क्या किया कि उसने सारी आबादी को अपनी इस लड़ाई में लगा दिया। तो धीरे धीरे करके फ्रांस ने जो उसकी स्थिति विकट हो गई थी उसको वापस से उसने उलट फेर कर दिया, और जिन देशों ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया था वापस फ्रांस ने उन देशों को हराना भी शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि इसी के फ्रांस का जो नेपोलियन आया आगे, उसने क्या किया कि फिर से लड़ाई शुरुआत कर दी थी उसने यूरोप के दूसरे देशों के ऊपर। तो ऐसे आने वाले टाइम पर एक लड़ाई हुई थी 1806 में, जिसके तहत उसने होली रोमन एम्पायर फ्रांसिस सेकंड को हरा दिया था। और उसने क्या किया, पूरा जब एक ट्रीटी घोषित हुई थी उस ट्रीटी में होली रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया, डिज़ोल्व कर दिया गया था। तो होली रोमन एम्पायर को डिज़ोल्व कब कर दिया गया था, 1806 में। और किसने किया था डिज़ोल्व, नेपोलियन ने। उसने ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी का राजा था उसको हराया था नेपोलियन ने, और उससे प्रभाव ये पड़ा कि जो राजा था उसका जो सत्ता थी उसको उससे हाथ धोना पड़ा होली रोमन एम्पायर से। और क्या हुआ उसके बाद 1806 में इसका विक्टन हो गया। और उसके बाद जो नेपोलियन ने क्या किया, इस होली रोमन एम्पायर को उसने कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का नाम दे दिया, यानी होली रोमन एम्पायर के कुछ जो हिस्सा था उसको कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, राइन एक नदी है तो उस नदी के जो नदी का क्षेत्र है उसको उसने इकट्ठा करके कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का नाम दिया। इसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन हार गया था, तो उसके हारने के बाद एक दूसरा इस क्षेत्र को नाम दिया गया था जिसे जर्मन कॉन्फेडरेशन कहते हैं। जर्मन कॉन्फेडरेशन यही वाला हिस्सा है। जर्मन कॉन्फेडरेशन लगभग होली रोमन एम्पायर का पूरा हिस्सा जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाने लगा 1815 से, जब वाटरलू की लड़ाई के बाद से 1867 जब ऑस्ट्रिया पर्शिया की लड़ाई हुई, तब लगभग इस दौरान इस क्षेत्र को जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जब प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, उसके बाद उसने क्या किया, प्रशिया ने इतने ऊपर वाले भागों को उसने इकट्ठा कर दिया और इसको नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाने लगा, कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद फिर से क्या हुआ, 1871 में फ्रांस और
जर्मनी की लड़ाई भी, जिसके तहत जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो साउथ वाला हिस्सा था जो अभी इनमें नहीं मिला था वो भी इनमें मिल गया और पूरा ये हिस्सा जर्मनी के रूप में जाने जाने लगा। तो इस तरह से जर्मनी का यूनिफाई हो गया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया शामिल नहीं था, ऑस्ट्रिया अलग रहा। तो ये जर्मनी का यूनिफिकेशन इस तरह होता है और ये टॉपिक था होली रोमन एम्पायर का। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद।